कच्छ है। आप समझ गए होंगे मैं गुजरात की धरती पर हूँ, साबरमती के किनारे बसे उस शहर से आपसे आज जुड़ रही हूँ जिसे अहमदाबाद कहते हैं और मोहब्बत में गुजराती अहमदाबाद कहते हैं। अहमदाबाद से आज गूंजनी शुरुआत करूँ छू। आज गूंज में सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देनी है। मैं यहाँ अहमदाबाद के एक बहुत ही हसीन बसीन मार्केट में मौजूद हूँ जिसे कहते हैं वो मार्केट जहाँ शोर शराबा है। शोर शराबा उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे से भी आ रहा है। रायबरेली और कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का पत्ता कट गया है। बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिली है। इनफैक्ट उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है। कैसरगंज से बृजभूषण के बेटे करण भूषण को टिकट मिला है और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। मैं आपको जरा करण सिंह के बारे में बता देना चाहती हूँ। ये बृजभूषण शरण सिंह के, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनके छोटे बेटे हैं और इनफैक्ट अभी उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष, डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी भी रह चुके हैं और 2018 में यूपी कुश्ती संघ के ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए थे। ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद लौटे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको प्रत्याशी बनाया गया है कैसरगंज का। मेरे साथ यतेंद्र, मेरे सहयोगी, जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, आप उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में घूम रहे हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर आ गई जिसका इशारा आपने बहुत पहले कर दिया था कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट इस बार बीजेपी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल 18 अप्रैल को ही हमने खबर चलाई थी न्यूज 18 इंडिया ने कि बृजभूषण शरण सिंह को इस बार बीजेपी टिकट नहीं देगी, लेकिन ये भी सच है कि उनकी ही सहमति से उनके ही परिवार के किसी सदस्य को दिया जाएगा, क्योंकि जो फीडबैक आया था, जो सर्वे रिपोर्ट थी, उसमें बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोई भी नाराजगी उनके मतदाताओं में, उनके वोटरों में नहीं थी। और बृजभूषण शरण सिंह का केवल अपनी सीट पर नहीं, आसपास की जो भी लोकसभा सीट है वहाँ पर भी उनका प्रभाव था। तो ऐसे में बीजेपी ने रणनीति यही बनाई कि सियासी तौर पर नुकसान भी ना हो और बृजभूषण शरण सिंह का जो कैडर है या जो उनके वोटर है उनमें भी एक पॉजिटिव मैसेज जाए, इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने उनके ही छोटे बेटे को टिकट देने का फैसला लिया है। आधिकारिक तौर पर आज इसका ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने हैं, हरियाणा में अभी मतदान का समय बाकी है और हरियाणा में एक बड़ा मैसेज, बड़ा मुद्दा बृजभूषण शरण सिंह को लेकर था, क्योंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष को लेकर कुछ खिलाड़ियों ने उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए थे और वो बड़ा मुद्दा, राजनीति बड़ी गरमाई थी, जिसके बाद प्रेशर बना और उनको कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन ऐसे में और भी ज्यादा नुकसान ना हो तो इस कदम को बड़ा सोच समझकर पार्टी आलाकमान ने उठाया। सूत्रों का दावा है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बृजभूषण शरण सिंह से बात की है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह खुद चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बात की और उनको समझाया और उनको विश्वास में लेकर अपना फैसला, पार्टी का फैसला उनको बताया, तो बृजभूषण सिंह तैयार हो गए और उनके छोटे बेटे पर सहमति बनी, क्योंकि उनके बड़े बेटे पहले से विधायक हैं। तो उन्होंने खुद अपने छोटे बेटे का नाम प्रपोज किया, जिस पर पार्टी तैयार हो गई और आज आधिकारिक तौर पर उसका ऐलान कर दिया गया। जी, फोन कट रहा है। चालीस से ज्यादा बार कोर्ट में ईवीएम पर सवाल, लोअर से सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, लेकिन विपक्ष को अभी तक नहीं ईवीएम पर एतबार। उस दिन याद रखेगा, दो बातें मैं जरूर कहूंगा सर। उस दिन याद रखेगा ये मशीन जो है ये चोर मशीन है। ईमानदारी से मैं तब कहते हैं चोर मशीन है। सुना आपने, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला हैं, जिन्हें चुनाव के बीच एक बार फिर ईवीएम की याद आ गई है। जनाब ईवीएम से इतने खफा हैं कि मशीन को ही चोर बता रहे हैं। तो इसके इतर इंडिया गठबंधन की एक और सहयोगी तो उनसे भी आगे निकल गई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो यहां तक आरोप लगा दिए कि रात के अंधेरे में ईवीएम बदली जा रही हैं। बीजेपी क्या कर रहा है देश भर? ईवीएम मशीन पलटा रहा है, पलटा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम के खिलाफ लगाई जा रही याचिकाओं को खारिज कर चुका है, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने ही अंदाज में ईवीएम पर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। इन्होंने हर बार चुनाव हार जाए तो बहाना ढूंढते हैं, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम, और जहां जीत जाए तो चुप। ईवीएम के विरुद्ध देश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा चांटा मारा है, अब पता नहीं वो बोल नहीं पाएंगे। 2 चरण की चुनावी लड़ाई पूरी हो चुकी है, तीसरे चरण का रण अपने चरम पर है। ऐसे में एक बार फिर विपक्ष का ईवीएम विलाप कई सवाल खड़े कर रहा है। ईवीएम पर विपक्ष के कोहराम की असल वजह क्या है? क्या हार के डर से विपक्ष ईवीएम पर विलाप कर रहा है? ईवीएम के बहाने चुनाव व्यवस्था पर सवाल क्यों? ईवीएम पर सवाल करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं। तो आपने देख लिया और समझ भी गए होंगे कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो चुनावों में किसकी एंट्री हो चुकी है। चुनावी इस रण में अब जिन निकल चुका है ईवीएम का, इसका रोना रोया जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। चौधरी फवाद खुद के लीडर इमरान खान जेल में है और वहां पाकिस्तान से बैठकर सरहद पार से राहुल गांधी को लिख रहे हैं ऑन फायर। और उसके बाद ये पूरी राजनीति में आग लगाने वाले स्टेटमेंट की तरह साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा इसको जन संबोधन में, जब वो अलग अलग रैलियां कर रहे थे, तब इस मुद्दे को उठाया। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे बताया गया कि तहसीन हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया, जिस बात का डर था वही हुआ, हो गई पाकिस्तान की एंट्री। ये पाकिस्तान को विपक्ष इतना क्यों पसंद है? भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा पसंद है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। मुझे समझ में नहीं आया, अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि 10 साल की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे वोट क्यों नहीं मांग रही है। अरे आप ज़मीन में हैं तो आप लोगों से मिलती होगी। मुद्दा क्या है ज़मीन में? जनता का मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है किसान की एमएसपी, मुद्दा है यहाँ पे युवा, मुद्दा है महिला अत्याचार। इस पे चर्चा ही नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। कमाल है, आम जनता को आप कहते हो कि देश में हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले आए, लेकिन 80 करोड़ लोगों को अभी भी लाइन में लगा रखा है कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आप जिंदा रहिए। उनको क्यों नहीं पैरों पे खड़ा कर देते? क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या ये मुद्दा नहीं है कि डीजल पेट्रोल जब आप चुनाव लड़ रहे थे आपने कहा था जब 60-65 रुपए था तब आप 30 रुपए 40 रुपए की बात कर रहे थे, आज 100 के करीब हो गया। ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा नहीं है कि देश के ऊपर में आपने 10 सालों में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया, 205 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर में हो गया। इसके बारे में चर्चा कीजिए। आप बताइए कि देश के अंदर में महंगाई कितनी गुना आपने बढ़ाई है। आप बताइए, रोजमर्रा की चीजें पहले 35 रुपए लीटर दूध मिला करता था, 70 रुपए हो गया। कौन है जिम्मेदार? आप कह रहे हैं जमीन पर मुद्दा क्या है? ये जमीन पर जाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। केम छो तुम्हारा नाम શું છે? સૌજી ભાઈ। हाँ સૌજી ભાઈ, મુદ્દો શું છે? अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टीના નેતા કહે છે કે મહેંગાઈ એક મુદ્દો છે, કહે છે કે બેરોજગારી એક મુદ્દો છે। તમારા વાસ્તે શું? બરાબર, બંને મુદ્દા છે જ, મહેંગાઈ બેરોજગારી છે જે મુદ્દા તો ધર્મના નામે થોડું કઈ બધું મળી જવાનું છે, તો છે જ બેરોજગારી। और वो जो पाकिस्तान से फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इज ऑन फायर। वो राहुल गांधी और पाकिस्तान वाला कुछ भी बोले, अपने को क्या देखने का? वो तो जो बोलना है बोलने दो। हाँ, उसका क्या, अपने इंडिया का देखो ना, पाकिस्तान वाला जो बोल रहा है। पाकिस्तान वाला अनुराग भदौरिया, जो बात आप कह रहे थे, पाकिस्तान वाला जो बोलता है बोलने दीजिए। आपको क्या लगता है? बस मोदी साहब जिंदाबाद। मोदी साहब को बीट करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। उसने इतना सारा काम किया है जनता के लिए। हाँ। जनता को मुफ्त में राशन किया, कोरोना को हल किया। कोरोना में पर अनुराग जी कह रहे हैं कि अगर सब इतना बदल गया तो 80 करोड़ लोग अभी भी लाइन में क्यों खड़े हुए हैं राशन के लिए? 80 करोड़। हाँ, 80 करोड़ लोगों को काम नहीं, हिंदुस्तान में काम नहीं करना है लोगों को। रोजगारी वो मुफ्त का राशन खाता है, 200 रुपया का मसाला खाता है रोज, और दारू पीता है, भीख मांगते हैं। मेहनत नहीं करना है। खरे दिल से मेहनत करे तो हिंदुस्तान का
नंबर 1 हो जाए। अच्छा, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है। 2 लोग यहाँ पर मिले, एक कहता है रोजी रोटी मुद्दा है, एक कहता है मोदी जिंदाबाद है। आपको क्या लगता है? શું નામ છે તમારું? વિપુલભાઈ નામ છે। હા વિપુલભાઈ, શું મુદ્દો છે તમારો? મુદ્દો બેરોજગારીનો બહુ વધારે છે કે અત્યારે દિવસે દિવસે બહુ બેરોજગારી થતી જાય છે। હા, નરેન્દ્ર મોદી કામ તો કરે છે પણ રોડ રસ્તા ને એવું બધું કરે છે, બેરોજગારી ઉપર તો કશું બોલતા જ નથી ક્યારેય। બેરોજગારી બહુ મોટો મુદ્દો છે, બેરોજગારી કરો, महंगाई घटाड़ो, बस वही मुद्दा है हमारा। महंगाई और बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो बात अभी अनुराग भदौरिया कह रहे थे वो बात ग्राउंड पर अनुराग भदौरिया लोग बेरोजगारी और जो मुद्दा यहाँ पर महंगाई का है उस पर बात करना चाहते हैं। और इसीलिए जफर इस्लाम साहब, ये जवाब आपसे, मैं गुजरात में मौजूद हूँ और कह रहे हैं कि रोड और विकास तो हो रहा है, रूबिका जी 2 सेकंड, ज्यादा नहीं, 2 सेकंड। मैं देश की जनता की बात कर रहा था ना। आप देखो फील्ड पे हैं, आपने जनता से पूछा, इसलिए जनता के लिए मैं तालियों से जनता का स्वागत करता हूं। ये है मुद्दा। जफर इस्लाम जी देख लीजिए, ये मेरा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है, जिसपे आप मुंह नहीं खोलेंगे। अभी जब मुंह खोलेंगे तो आप बात किस पे करेंगे? धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। जनता कह रही महंगाई बेरोजगारी पे बात कीजिए। ये है जनता जिसके लिए मैं स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। हिंदुस्तान की जनता सन आंखों पे होती है और पर हिंदुस्तान की जनता की बात नहीं करेंगे। अभी आप देखिएगा रूबिका जी को मैंने नहीं बोला रास्ता चलते लोगों हो गया तो मैं जवाब दे दूं। महंगाई बेरोजगारी किसान महिला अत्याचार ये मुद्दा है जिसपे आप वोट नहीं मांग रहे हो। आप पाकिस्तान की एंट्री कर देते हो कहीं ना कहीं, कमाल की बात कर रहे हैं। वही, अरे पाकिस्तान की एंट्री ये बताइए अनुराग भदौरिया, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, तो फिर फवाद चौधरी को ही इज ऑन फायर करने की जरूरत क्या थी? आपके ये गड़बड़ी कर जाता है ना जब अहम मुद्दे हैं उस पर बात करने की बजाय जब मसला जो है यह चला जाता है कि वोट जिहाद करेंगे, आपको वोट जिहाद करना चाहिए। किसान परेशान है उसकी बात करो, किसान हिंदुस्तानी है कि नहीं, युवा हिंदुस्तानी है कि नहीं, देश का जो हमारा छात्र हिंदुस्तानी है कि नहीं, महिला मणिपुर की महिला हिंदुस्तानी है कि नहीं, बेरोजगारी से लोग छात्र यहाँ युवा आत्महत्या करता है हिंदुस्तानी है कि नहीं, हिंदुस्तानी यहाँ महंगाई से जूझ रहे कमर टूट रही हिंदुस्तानी है कि नहीं, हिंदुस्तान के लोगों पे बात कीजिए ना रूबिका जी। मैं आवाज कम कर रही हूँ, हिंदुस्तान मैं आवाज कम कर रही हूँ। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब, देखिए पहली बात आपने 2 सवाल पूछे, दोनों का जवाब मैं तफसील से दूंगा। पहली बात कि मैं आश्चर्य हूँ और समझना चाहता हूँ भदौरिया जी से और इस तरह के कांग्रेस से और खासकर कांग्रेस के लोगों से कि आखिर कांग्रेस का और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है, दोनों में आपस में रिश्ता कैसा है, ये आपसी रिश्ता कैसे। इसलिए कभी आप देखिए इमरान खान राहुल गांधी की भाषण को इस्तेमाल करके जाते हैं यूनाइटेड नेशन में और वहाँ इनको कोट करते हैं। आज इनको इनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं वो। इससे समझ में आता है कि दोनों में कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है और वो साफ दिखता पाकिस्तान पर है। लेकिन ये बात कर ली, अब जरा ग्राउंड जीरो पर जो बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है उसको भी तो एड्रेस कर लीजिए ना। उसी पे आ रहा हूँ मैंने खुद से कहा कि मैं दोनों का जवाब दूंगा। मैं और ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इसलिए दोनों के जो टैसिट अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ, इसलिए कि ये कहीं ना कहीं मोदी से नफरत करते हैं और दोनों की एक खास जो अंडरस्टैंडिंग है मोदी से नफरत करके मोदी को उनके पद से हटाओ, यही उनकी बस एक जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे, ये फेल होंगे। और इसी तरह आपने सही कहा कि अनुराग भदौरिया को उस दिन मैं खड़ा करवाऊंगा और पूरे देश में तालियां बजते हुए इनको दिखाऊंगा कि हाँ आज देश की जनता जीती है और भारतीय जनता पार्टी जब प्रचंड बहुमत से जीतेगी तो ऐसी ताली बजवाओगे। डर और संदेह और शंका जता रहे हैं ना जफर इस्लाम साहब, वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमें कोई शंका नहीं। देखिए अब सुनिए, को आपने नहीं सुना, उन्होंने क्या अब सुनिए ना, मैं जफर भाई उन्होंने क्या अब आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पे। अब ईवीएम में गड़बड़ी है, मैंने सुना। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने जो वोटिंग टर्नआउट था, वोटर्स टर्नआउट था, मेरी बहन में आ रहा हूँ 11 दिन बाद 66.14 के आसपास हो जाता है। देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। सबसे पहली बात कि दो फेज का इलेक्शन खत्म हो गया, तीसरे फेज में हम नजदीक जा रहे हैं और इनकी जो है सबको बोल लेने दीजिए। ये इनके 2 फेज में ही हालत टाइट हो गई, पतली हो गई। इनको लग गया कि अब हार तो पक्की है, इसलिए कि जब ही ईवीएम का मुद्दा वसी वक्त उठाते हैं जब इनको लगता है जमीन खिसक गई
जमीन में कोई सपोर्ट नहीं मिला। ओके, जफर इस्लाम साहब, तहसीन पुनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तब तहसीन एक और सुनिए, अरे एक मिनट, नहीं पूरी मेरी बात होने भदौरिया ने कहा कि नहीं, बहुत पूरी बात होने दीजिए। नहीं जफर साहब, मैं आती हूँ ना, रुक जाइए ना, पूरी बात तो होने हो दीजिए। आप कितना देर करीब, जो तीसरे सवाल आपके जो नहीं, आप पूरी बात सुन लीजिए। माँ से महंगाई भूल गए, आप बोल रहे हैं कि माँ से महिलाओं का, महिला के ऊपर जो नहीं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, भूल गए, लेकिन अरे सुनो यार, मछली याद रहता है, महंगाई के बारे में मानना पड़ेगा। जनता ने महंगाई के बारे में बोल रहा हूँ। पूछा, अरे सुन तो लो, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, और आप सुनिए, आप दोनों सुन लीजिए। जफर इस्लाम साहब, अनुराग भदौरिया, दोनों सुन लीजिए। मेरे पास ना स्क्रीन है, ना मेरे पास ऐसी कोई तकनीक है कि मैं आपको लाइव इस वक्त देख सकूं। मुझे सिर्फ कैमरा का लेंस दिखाई दे रहा है। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, एंकर की बात सुनिए और दोनों अपनी बात को विराम लगा दीजिए प्लीज। इतना तो आप समझेंगे कि मैं रोड पर इस वक्त खड़ी हुई हूँ, शोर शराबा हो रहा है और आप दोनों को मेरी बात सुननी होगी। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। तहसीन पुनावाला, सीधा सवाल यह है, महंगाई बेरोजगारी जमीन पर मुद्दा नजर आ रहा है। अगर ये मुद्दा है तो फिर आप लोग इतना नर्वस क्यों हैं? ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है, उसके चुनाव आयोग को की तरफ से कह चुका है कि अब आपको हर चीज में तो शंका पैदा हो जाती है, तो क्या किया जा सकता है? फिर भी बड़े बड़े नेताओं की तरफ से ये बयान आना, ये नर्वसनेस है, डर है। थैंक यू रूबिका जी, गुजरात में तमारू स्वागत है। 2 या 3 चीज, देश के मुद्दे सिर्फ महंगाई है, सिर्फ बेरोजगारी है और इन्फ्लेशन है। ये आपने खुद देखा, आपने इसको रिपोर्ट किया, आपका साथ हुआ। दूसरी चीज, 2 मुद्दे आज देश में चल रहे हैं। एक जो माननीय प्रधानमंत्री ने उठाया पाकिस्तान को लेकर, आपने भी उठाया। दूसरा ईवीएम को लेकर। ईवीएम पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानते, जिस दिन जजमेंट आया मैंने आपके सामने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने सर झुकाते, मैं भी एक पिटिशनर था। लेकिन ये सवाल उठाना मेरा कर्तव्य है कि वोटिंग परसेंटेज टेंटेटिव 2 हफ्तों तक 60% है, वो 65% कैसे होता है? 5% मैंने अपनी जिंदगी में बढ़ते हुए नहीं देखा। उसका एक्सप्लेनेशन और उसके आप वीडियोस दे दीजिए, 5% कैसे बढ़ा एंड में, कौन है ये लोग, कहां से है इसका वीडियो। ये कोई गलत चीज मैं नहीं मान रहा हूं, मैं तो इलेक्शन कमीशन को मान रहा हूं। दूसरी चीज, अगर 11 दिन या 20 दिन लगते हैं आपको टेंटेटिव लिस्ट देने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में जब आप तहसीन पुनावाला को अपोज कर रहे थे, तब आपने क्यों कहा कि ईवीएम से इमीडिएट रिजल्ट्स आते तो 2 हफ्ते क्यों लगते, और 2 हफ्ते लगते तो वीवीपैट की टैलिंग क्यों नहीं करती? तीसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जो आपका सवाल था माननीय प्रधानमंत्री ने उठाया। माननीय प्रधानमंत्री ने उठाया पूर्व चुनाव आयुक्तों से, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग अगर खोज नहीं पाते हैं तो हमारी गलती थोड़ी है। ये आंकड़ा तो हमेशा से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर था, उसको एक साथ आपकी और मेरी आसानी के लिए परोसा गया इकट्ठा करके। तो आप कह रहे हैं कि भाई सेकंड फेज के 4 दिन बाद क्यों, फर्स्ट फेज के 11 दिन बाद क्यों? आप लोग सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे पूर्व चुनाव आयुक्त कह रहे हैं इस देश के। करेक्ट, मैं इसका जवाब दे दूं, फिर मैं प्रधानमंत्री जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही आंकड़ा था उनके वेबसाइट पे, मैंने खुद इसके स्क्रीनशॉट्स लिए, मैंने ट्वीट भी किया, लेकिन वो आंकड़ा टेंटेटिव था। आज तक रूबिका जी, यहाँ पे हम किसी भी पार्टी से हो, क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ कि जफर भाई देश के खिलाफ है या अनुराग भाई या कोई और, आज तक टेंटेटिव नहीं था। टेंटेटिव 2 घंटे तक होता है, फॉर्म के बाद जो कैंडिडेट है उसको सील इलेक्शन कमीशन देती है फॉर्म 17, जिसके अंदर कहा जाता है कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ। अगर ये 2 हफ्ते तक टेंटेटिव होता है, उस पर सवाल उठा रहे हैं, और 5% कैसे बढ़ा। लेकिन रूबिका जी, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, मुझे उस पर बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री जी का आरोप है कि पाकिस्तान के किसी एक, मैं बड़े जिम्मेदारी से मैं पीसीआर से कहूंगी, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, वो कनेक्ट कर ले। आप प्लीज अपनी बात को यहीं पर विराम लगा दीजिए। हमारे साथ सतीश केसिंग साहब भी है, ये सीनियर जर्नलिस्ट है, इनफैक्ट फोन आ चुका है। सतीश केसिंग साहब, 2 मुद्दे एक बार फिर से आ गए हैं और इसकी चर्चा होगी, चाहे कोई चाहे कि ना चाहे। चाहे वो चौधरी फवाद का वहां से कहना राहुल गांधी के समर्थन में, या फिर ईवीएम पर ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला और बाकी लेफ्ट के तमाम नेताओं का सवाल उठाना है। आप तो वहां मौजूद थे सतीश केसिंग साहब, जिस दिन ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, मेरा ये मान, विपक्ष क्यों ऐसा कर रहा है? देखिए, विपक्ष क्यों कर रहा है, ये तो चुनावी चीज है, तो करेगा ही, जैसे भाजपा के लोग करते हैं। देखिए, मुद्दा ये ज़रूर है रूबिका जी कि मान लीजिए कि अंतिम फेज का चुनाव हो जाए
है ना, और उसके 11 दिन बाद आंकड़े आए, तो सवाल उठना लाजमी है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ज़रूर जिम्मेदार है कि अभी क्या आपने कभी जीवन में सुना कि इतना दिन लग गया आंकड़े आने में? और जब विपक्ष जो है बराबर कुछ चुनाव आयोग उनके निशाने पर है, कोर्ट से लेके कई ऐसे मुद्दों पर, तो लाजमी है कि चुनावी मौसम में ऐसे सवाल उठेंगे। तो क्या ये एश्योरेंस मिलेगा कि ये जो अगला फेज है उसका जो डेटा है वो 1-2 दिन में आ जाएगा? क्यों नहीं आए? बहुत बड़ा ही अचरज करने वाली बात है कि 11 दिन लग गए, और वो भी ये जब कहा जा रहा था लो टर्नआउट, तो ये सवाल उठेगा। ये राजनीतिक है, किसी को डिफेंड नहीं करना चाहिए इसमें। ये सवाल विश्वसनीयता का है। बहुत सारे इलेक्शन कमीशन को लेकर इश्यू, मैं नहीं कह सकता कि उसमें क्या टेक्निकल है, डेटा क्या है, लेकिन इंस्टेंट जमाने में जहां खरबों खरब रुपया जो है 1 सेकंड में 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाता हो, डेटा क्यों नहीं मिलता? देरी से ईवीएम जो है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। नहीं, देखिए वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ गिनती की बात कर रहा हूं। जब ईवीएम इतना मजबूत है तो उसका तो इंस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए, या तो फिर टेक्नोलॉजी में कमी है कि भाई आप ईवीएम है ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों किया गया? सुनिए, पहले तो वोटिंग हो जाती थी, उसके बाद तो गिनती हो जाती थी 2 दिन में हाथ से, लेकिन अभी ये 11 दिन डेटा आने में लग रहा है। आपको तो ये सवाल है, आयुक्तों की तरफ से ये बात कही गई है कि स्कैटर्ड, और ये तो बकायदा फॉर्म साइन होते हैं, उसके बाद उस फॉर्म को अपडेट किया जाता है, और मैं वो नहीं कह रहा हूँ। देखिए, आप लोगों की फॉर्म सहूलियत साइन के होने लिए की एक बात नंबर जो नहीं है, है सुनिए, वो चढ़ाया गया है वेबसाइट पर। सुनिए, It was फॉर्म always साइन there। वो ये कह रहे हैं कि इट वाज ऑलवेज देयर, आप लोग नहीं ढूंढ पाए तो उसमें उनकी क्या गलती है? नहीं, गलती ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ फॉर्म साइन बाज़ाब्ता होते हैं, उस समय तो होना भी चाहिए, होता ही है, इसमें कहाँ से दो राय है। फिर मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ, तो फिर 11 दिन क्यों लग गए? इसका कोई जवाब देगा? आपने कभी सुना है? ओके, जफर इस्लाम साहब जवाब दे दीजिए। भाई देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर चीज को पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से रखती है। अब इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन इसके बारे में पूरी तफसील से जानकारी दे देंगे। बिल्कुल आपने सवाल उठाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी जैसे आपने सवाल उठाया उसके हिसाब से जवाब भी दे देंगे। लेकिन इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, हर इंस्टीट्यूशन को टारगेट करती है। हकीकत तो यह है कि हर इंस्टीट्यूशन अपना काम कर्तव्य पूरे तौर से कर रहा है। उनके ज़माने में उनको मैनेज करके फिक्स करके रखते थे, आज उनको पूरी आज़ादी है कि जिस काम के लिए इंस्टीट्यूशन बना वो अपनी काम करता रहे। जफर साहब, ईवीएम पर पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी साहब, उस समय जीवीएल नरसिम्हा राव ने उठाया था। नहीं, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, ईवीएम पे सुप्रीम कोर्ट ने आपको जवाब दे दिया। उन्होंने ये मुद्दा उठाया, उस वक्त वीवीपैट मशीनें आई थी, खौफ तो सबको था, पर सतीश जी ये बात तो आप भी जानते हैं नहीं, वीवीपैट नहीं था, तो वीवीपैट भी देख लेते हैं। मसले पर कह दिया गया है, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, कई मर्तबा बाकायदा पार्टियों को इनवाइट किया गया। तहसीन पूनावाला यहाँ मौजूद है, तहसीन पूनावाला देखिए, मगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस के जमाने में ही बहुत साफ सुथरा चुनाव होता था, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मैं सबको बोलता हूँ, जो सत्ता में रहता है उस समय उस पर आरोप लगते ही है। ये आज की बात थोड़ी, तो पुरानी बात है। ओके सतीश जी, तहसीन पूनावाला। ऑल राइट सतीश जी, तहसीन पूनावाला। देखिए रूबिका जी, मैं दूध का दूध पानी का पानी आपके शो पे कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपके पास टीवी स्क्रीन नहीं है, प्लीज आप ये देखिए कि वो मैं जो दिखा रहा हूँ दर्शकों के पास आए। ये है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट का, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसी वक्त के, मैं इस पे पेटिशनर था। इस पे जो पोलिंग परसेंटेज आ रहा है आपके कैमरा के सामने आ नहीं रहा है, ये है 64.10%। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश 77% टेंटेटिव। ये 4 दिन के बाद वो टेंटेटिव कहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन मेरे कैंडिडेट को, मतलब जिस कैंडिडेट को मैं सपोर्ट करती, 17C का फॉर्म देती है, कहती इतने वोट ही पोल हुए, इससे ज्यादा नहीं हो गए। तो मान लो रूबिका मेरी कैंडिडेट है, रूबिका को इलेक्शन कमीशन कहती है 10,000 वोट पोल हुए, 17C में वो क्लोज हो गया, रूबिका कहती है 10,000 पोल वोट हुए। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे डालती 10,000 टेंटेटिव, और बाद में पता चलता है 10,000 नहीं 10,500 वोट पोल हुए। अगर मैं इस पे सवाल उठाता हूं, क्या मैं देशद्रोही हूं, क्या मैं गलत हूं? आपने 10,000 क्यों डाला वेबसाइट पे, रूबिका को 10,000 क्यों दिया, 17C फॉर्म क्यों भरा अगर टेंटेटिव था, और उसके बाद ये बढ़ा कैसे? ये सवाल पूछना मेरा देश के लिए कर्तव्य है। दूसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री ने फवाद चौधरी की बात करी,
फवाद चौधरी एक नंबर का, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, फालतू इंसान है पाकिस्तान का। और मैं ये आरोप लगा रहा हूँ कि भाजपा के कहने पे कर रहा है। क्या पता भाजपा ने उसको पैसे नहीं दिए सारी चीजें करने को। जो कांग्रेस पागल है फवाद चौधरी का। और अगर फवाद चौधरी कुछ भी कर रहा है, सुनिए ना, अभी रोकिए मत मुझे। फवाद चौधरी जैसे फालतू इंसान मणिशंकर अय्यर जाके हरवाई है, और ये इसे कौन होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनिए ना, मेरी बात समाप्त होने दीजिए ना। इतने बड़े आरोप आप लगा रहे हैं, अरे 10 सेकंड दीजिए ना मुझे, बात करने दीजिए। हकीकत तो ये है, मणिशंकर अय्यर है, सलमान खुर्शीद है, ऐसे कितने नेता हैं इनके। सलमान खुर्शीद ने क्या बोला था? बिरयानी खाने वो जाए, दोस्ती निभाने वो जाए, पर्सनल रिश्ते वो बनाए, और बाद में देश के खिलाफ वो कार्रवाई करने जाए, देश के खिलाफ वो खड़े रहे और उनका साथ देने के लिए यहाँ से साथ मांगने के लिए यहाँ से जाए। सुनिए हम और बाद में फिर इनको आप लोग चारों से मैं एक बात आरोप लगा के भाग जाएगी क्या? मेरी बात सुन लीजिए ना, आप जाएगी। दोनों मेरी बात सुनिए। जफर साहब, फिर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तहसीन पुनावाला, तहसीन और जफर साहब दोनों रुक जाइए ना प्लीज। अंडरस्टैंड, मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ, मुझे ना दिखाई दे रहा है ना ठीक से सुनाई दे रहा है, बार बार फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए अब रुक जाइए जफर साहब। मैं जितना समझ पा रही हूँ, तहसीन अपनी बात 20 सेकंड में समाप्त करना चाहते हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगी, और अनुराग जी भी इंतजार करें अपनी बारी का। ओके तहसीन, 20 सेकंड। थैंक यू, सिर्फ 20 सेकंड। कोई व्यक्ति पाकिस्तान का फालतू इंसान कुछ भी कह दे, उसके लिए अनुराग भाई और तहसीन कैसे जिम्मेदार, राहुल गांधी और अखिलेश कैसे जिम्मेदार? भैया उसने जो बोला जाते, देखो आपने उसको शायद पैसे दिए होंगे, नहीं दिए तो आप जाके जांच करें, उससे हमारा क्या लेना देना? वो क्या पाकिस्तान के अंदर बोलता? भैया तुम हिंदुस्तान की बात करो। अरुबिका जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ एक चैलेंज देकर, अगला डिबेट में दाऊद इब्राहिम को ले आएंगे, ये चीज को आप नोट करो। इन्होंने पहले हिंदू मुसलमान किया, पाकिस्तान के, अब दाऊद इब्राहिम को ले आएंगे। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, एक्सपोज हो गए जमीन पर, इसलिए पाकिस्तान को ले आए। क्या कहता है फवाद चौधरी? मुझे उससे क्या मतलब? जाए तेल लेने फवाद चौधरी। ओके नहीं, अरे आपके कोई मतलब नहीं है, पर इसे कहते हैं खराब किस्मत, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। नहीं एक मिनट, फवाद चौधरी को न जाने क्या शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सुनिए जफर साहब 20 सेकंड। रुबिका जी, हकीकत ये है कि ये ठीक है, अगर तहसीन भाई कह रहे हैं कि ये इनको कोई मतलब नहीं तेल लगाने का, क्या क्या बोल रहे हैं, वो ठीक है, इनकी बात मैं मान लेता हूँ। हम तो कांग्रेस को बोल रहे हैं, कांग्रेस में हैं, ये कांग्रेस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन है कांग्रेस के अंदर खेमा में क्या हो रहा है इनको क्या पता? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अब राहुल गांधी का अंडरस्टैंडिंग देखिए, आप देखिए, मणिशंकर अय्यर वहां जाके बोलते हैं मोदी को हटाओ, सलमान खुर्शीद जाते हैं, बिरयानी खाते हैं और देश की बुराई करते हैं और देश की सरकार को हटाने की पेशकश करते हैं। आखिर इनके साथ तो अंडरस्टैंडिंग है, वो पालतू इनका है और ये फालतू बोल रहे हैं। अरे भाई, वो कह रहे होंगे आपको कि वो मेरा पालतू है, आप कह रहे हैं वो फालतू है, ये फर्क है, इसलिए बारी है ना। आप कांग्रेस के अंदर नहीं है, वो फालतू बोल रहे हैं, मेरा पालतू, और आप बोल रहे हैं सारी बातें कर दी। लेकिन अनुराग भदौरिया दोबारा आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर आएंगे, अनुराग भदौरिया दोबारा आपको उन मुद्दों पर लेकर आएंगे और कहेंगे कि देखिए ग्राउंड पर कोई पाकिस्तान नहीं चल रहा, कोई पाकिस्तान की बात नहीं चल रही है। बात वो खुद आपको याद दिलाएंगे कि महंगाई की चल रही है, बेरोजगारी की चल रही है। महंगाई के बारे में जवाब देने दीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपने अगर मौका दिया तो मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए रुबिका जी, आज देश से 25 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। क्यों? इसलिए कि महंगाई बिल्कुल जो है स्टेबल है। आप देखिए पिछले यूपीए के सरकार जिसमें समाजवादी पार्टी भागीदार थी, उसमें जो है इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर जो है 11% गई, एवरेज 9%, 9.5% है 10 साल का। और यहाँ पर क्या 4.5%, और उसमें भी देखिए कोर इन्फ्लेशन देखिए 3.2%। सर, I've given you enough time. और सुनिए, और आगे बताते हैं। प्लीज अनुराग और बता देता हूँ। नहीं, आप बता दीजिएगा, इत्मीनान से बता दीजिएगा। अनुराग भदौरिया भी इंतजार कर रहे हैं, एक बार उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। अनुराग जी, आपने जो कहा वो अलाइन हुआ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कितनी सीटें? हाँ, कितनी सीटें अनुराग जी? उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी दसाई का आंकड़ा क्रॉस नहीं करने वाली है, 10 से कम आ रही है और इंडिया गठबंधन 70 से ऊपर जीत रहा है। मैं आपको एकदम करेक्ट बता रहा हूं और मैं सीट गिना सकता हूं, यहाँ बैठ के गिना सकता हूं कि हम सीटें जीत रहे हैं। ये तो गिना नहीं पाएंगे, मैं गिनाऊं आपको, मैं गिनाना शुरू करूं। देखिए सहारनपुर हम जीत रहे हैं, शुरू कीजिए। सहारनपुर हम जीत रहे हैं,
कैराना हम जीत रहे हैं, मुजफ्फरनगर हम जीत रहे हैं, मुरादाबाद हम जीत रहे हैं, संभल हम जीत रहे हैं, सपना में बताइए, हम जीत रहे हैं, अमरोहा हम जीत रहे हैं, सुन लीजिए आप, मेरठ हम जीत रहे हैं, सुनिए मेरी बात, आप फिरोजाबाद हम जीत रहे हैं, मैनपुरी हम जीत रहे हैं, कन्नौज हम जीत रहे हैं, इधर आइए आप, आजमगढ़ हम जीत रहे हैं, बदायूं हम जीत रहे हैं, देवरिया हम जीत रहे हैं, लालगंज हम जीत रहे हैं, मछली शहर हम जीत रहे हैं, आजमगढ़ आपको बता ही दिया, गाजीपुर हम जीत रहे हैं, जौनपुर हम जीत रहे हैं। आप बताइए कोई सीट बताइए आप जो जीत रहे हो, और इंडिया गठबंधन की रायबरेली अमेठी तो जीतेगी। आप बताइए कौन सीट आप, श्रावस्ती हम जीत रहे हैं, डुमरियागंज हम जीत रहे हैं। आप सीट नहीं गिरा पाओगे अभी पूछ लूंगा डुमरियागंज कहाँ है तो नहीं बता पाओगे डुमरियागंज है कहाँ पे, किधर है डुमरियागंज? अरे कौन से जिले में आता है डुमरियागंज, जरा बताइए तो। आप सुनाइए नहीं, डुमरियागंज किस जिले में आता है, जरा बताइए। डुमरियागंज का नहीं, आप अभी पहले आपने सवाल किया, आपने नाम ही नहीं सुना है, आप कहोगे हम जीत रहे हैं। कोई भी जिला होगा, आपको मालूम नहीं किस जिले में। अरे आप अच्छा अम्बेडकर नगर किस जिले में, जरा बता दीजिए। चतरा का बताओ, अम्बेडकर नगर हम जीत रहे हैं किस जिले में, जरा बता दीजिए। चतरा का बताओ, चतरा का बताओ, चतरा का बता दो। अच्छा मऊ हम जीत रहे हैं, बताइए। चतरा बता दो भाई, अबे चतरा बता दो, बता दीजिए किस जिले में आता है। आप सुन लीजिए, कमाल की बात कर रहे हो, सलेमपुर हम जीत रहे हैं, लेकिन पहले एक बात सुनो। अच्छा सलेमपुर, अरे सुनो भाई, वाराणसी का नाम नहीं ले रहे हैं, वाराणसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। एक तुम बताओ छपरा कहाँ पर है, एक तुम बताओ डुमरियागंज कहाँ पर है। अरे आप दोनों मुझे बताओ, आप दोनों के वोटर कहाँ पर हैं, और आप दोनों मुझे ये बताओ कि मुद्दा कोई भी उछाल ले, कोई भी। सुनिए, दोनों रुकिए। सतीश केसरी यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेजी में कहावत, सुनिए ना, सर सुनिए, आप दोनों शोर मचाते रहेंगे, इम्पोर्टेंट डिस्कशन डीरेल हो जाएगा। सतीश जी, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं, यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र हुआ, विकास, ये तीन ही चीजें हैं जो हर चुनाव में मैं सुनती आती हूँ सतीश जी, लेकिन इन तीनों पर यकीन मानिएगा मैंने कभी चुनाव जीतते हारते लोगों को नहीं देखा है। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी और उसमें एक शब्द जोड़ दीजिए अवसर की कमी, ये एक जमीन पर मुद्दा है, ये मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी को इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि पूरा भारत चमक रहा है। मैं उनको ये जो टॉयलेट है, गैस सिलेंडर है, घर का निर्माण है, सबके लिए क्रेडिट देता हूं, लेकिन उनको ये स्वीकार करना चाहिए कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। बाकी आपने सवाल पूछा कि ये दोनों आपस में सीटों की गिनती करा रहे हैं, ये तो राजनीतिज्ञ हैं, ये तो राजनीतिज्ञ यही काम करेंगे, मुझे पता है, हो सकता लेकिन है अपने अहंकार में नहीं रहना चाहिए किसी दल को। क्योंकि मैं सच में मैं चाहती हूँ कि ये बात सामने आए, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। अगर मैं 4 और सवाल उनसे पूछती और उनसे ये जानने की कोशिश करती तो बताइए फिर आप क्या करेंगे, तो मुझे यकीन है उनका जवाब ये होता कि करेंगे क्या, बताइए ऑप्शन क्या है, क्या वो ऑप्शन है, बड़ा सवाल, और इसका जवाब कौन देगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ अहमदाबाद से गूंज में जुड़ने के लिए। मुझे इजाजत, रात को 8 बजे देश नहीं झुकने देंगे मैं, आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।